हेलो बच्चों, कैसे हैं। लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस देखा था। कितने टाइप की थी एटॉमिक रेडियस? कोवेलेंट, मेटेलिक, वॉन्डरवॉल्स और आयनिक रेडियस, ठीक है। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज देखा था। अब हम एटॉमिक साइज के दूसरे पार्ट पे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और जिससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड देखने जा रहे हैं। एस एंड पी ब्लॉक में देखेंगे, डी ब्लॉक में देखेंगे, एफ ब्लॉक में देखेंगे। 12th स्टैंडर्ड की जब आप डी एंड एफ ब्लॉक खोलेंगे तो उसमें भी काफी सारे पॉइंट्स हैं, उसमें से लिए गए हैं। तो ये सब कुछ आप इसमें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज, कहां से कहां तक देखें। नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए पहले बात करते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स में कौन आते हैं बेटा? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस, ठीक है। तो नॉर्मल एलिमेंट्स की पहले हम बात कर रहे हैं और हम अक्रॉस पीरियड कर रहे हैं, मतलब अक्रॉस द पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जैसे लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन की हम बात नहीं करते क्योंकि नियॉन के लिए हम वॉन्डरवॉल रेडियस काउंट करेंगे। वो तो किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा ही होगी क्योंकि हम उसके लिए वॉन्डरवॉल रेडियस काउंट कर रहे हैं। तो पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा कौन होगा? वॉन्डरवॉल रेडियस ही ज्यादा होगी। इन सबके लिए हम कोवेलेंट रेडियस लेंगे और इसके लिए हम क्या लेंगे? वॉन्डरवॉल रेडियस, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिए, एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज इज Ze, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है बट सेम शेल में। इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस बट इन सेम शेल। इसीलिए पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाता है कि आपको पता चले कि पीरियड में शेल चेंज नहीं होता, पीरियड में आउटर मोस्ट शेल चेंज नहीं होता। सेकंड पीरियड है तो सेकंड पीरियड में आउटर मोस्ट शेल सेकंड है, इज इट क्लियर? तो आउटर मोस्ट शेल चेंज नहीं होगा। 2s1, 2s2, 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5, 2s2 2p6। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं बट सेम शेल में इंक्रीज हो रहे हैं। तो डिस्टेंस ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि फिक्स्ड है, ऑलमोस्ट। हाँ, इलेक्ट्रॉन एज अ वेव है, कुछ फिक्स्ड नहीं है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ता चला जाएगा। रीजन इज, जो प्रोटॉन है वो तो 1 यूनिट से बढ़ रहा है और जो शील्डिंग है, स्लेटर रूल से भी हमने देखा, जो शील्डिंग है वो 0.35 से ही बढ़ेगी NSNP में। एंटर कहां हो रहा है इलेक्ट्रॉन? वैलेंस शेल में NSNP, तो कितनी शील्डिंग लगेगी? एक्स्ट्रा 0.35 शील्डिंग बढ़ेगी। लेकिन प्रोटॉन कितने से बढ़ रहा है? न्यूक्लियर चार्ज कितने से बढ़ रहा है? 1। तो रिजल्टेंट क्या होगा? पुल बढ़ जाएगा। रिजल्टेंट क्या होगा? न्यूक्लियस का पुल इस इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा क्योंकि शील्डिंग उतनी नहीं है कि जो कंपनसेट कर दे प्रोटॉन के इंक्रीमेंट को, मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है उसके इंक्रीमेंट को कंपनसेट कर दे। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है। इस केस के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब बाहर वाले शेल पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। बढ़ेगा तो मतलब उसको पुल करेगा अपने साइड, तो साइज क्या हो जाएगी? कम। तो साइज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। साइज क्या हो जाएगी? कम। लेकिन आप फ्लोरीन की साइज नियॉन से ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि फ्लोरीन के लिए हम कोवेलेंट रेडियस काउंट करेंगे और नियॉन के लिए हम वॉन्डरवॉल रेडियस मेजर करेंगे। इस वजह से नियॉन किसी भी पीरियड में इनर्ट गैस की साइज सबसे ज्यादा होगी क्योंकि हम उसके लिए वॉन्डरवॉल रेडियस काउंट करें। क्लियर है? तो नॉर्मल एलिमेंट के अक्रॉस पीरियड है। सेकेंड, अगर हम इसी में बात करें, इसी में अगर हम बात करें सेकेंड केस की, दैट इज नियॉन के बाद कौन आएगा भाई? 10 के बाद 11, Na, Mg, अल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, 15, 16, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इज इट क्लियर? आर्गन अगेन इनर्ट गैस है। उस पीरियड में इनर्ट गैस की सबसे ज्यादा, इन अ पीरियड इनर्ट गैस की सबसे ज्यादा रेडियस काउंट होगी क्योंकि हम उसके लिए वॉन्डरवॉल रेडियस लिख रहे हैं नॉर्मल एलिमेंट्स में, तो ये तो सबसे ज्यादा हो गई। अब इसकी अगर हम बात करें तो वही सेम बात है, थर्ड शेल कांस्टेंट है क्योंकि ये थर्ड पीरियड है। पीरियडिक टेबल देखें तो 3s1, 3s2, 3s2 3p1, 3s2 3p2, 3s2 3p3। आउटरमोस्ट शेल, वैलेंस शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, शील्डिंग बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा। तो कितने से बढ़ा? 0.35 से बढ़ा। और न्यूक्लियर चार्ज कितने से बढ़ा? 1 से।
1 से बढ़ेगा। क्लियर है? तो डेफिनेटली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, Z इफेक्टिव इज Z माइनस सिग्मा। तो क्या होगा, न्यूक्लियस पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड और साइज क्या होती चली जाएगी, ग्रेजुअली डिक्रीज होती चली जाएगी, ग्रेजुअली डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। इज इट क्लियर? समझ में आता है? तो ये नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे डी ब्लॉक की तो उसके बाद की कहानी अभी पढ़ेंगे, पहले बिलो द पीरियड भी बात, बिलो द ग्रुप भी बात कर लेते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इज इट क्लियर? समझ में आता है ये चीज? बहुत इजी चीज है, शायद तक 10th में भी पढ़ी होगी आप लोगों ने, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, देन ये बात कह ही चुके हैं कि इन अ पीरियड वॉन डर वाल रेडियस हम काउंट करते हैं इनर्ट गैस की तो वो सबसे ज्यादा होती है, और टॉप टू बॉटम में भी अगर हम हीना, नेहा और करीना जीते रहे तो यहाँ पे भी वॉन डर वाल रेडियस ही काउंट करेंगे, इससे ज्यादा इसकी वॉन डर वाल रेडियस, फिर इसकी ज्यादा, फिर इसकी ज्यादा, फिर इसकी ज्यादा, फिर इसकी ज्यादा। तो हीलियम, नियॉन, तो ग्रुप में क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। दिस इज 1s2, ठीक है, दिस इज 1s2, 2s2, 2p6, सेकंड शेल इंट्रोड्यूस हो गया, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, 5s2, 5p6, 6s2, 6p6, 6 पीरियड है। ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं 1 2 3, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्या हो रहा है, बिगर साइज का होता जा रहा है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन 6th शेल में है, तो 6th ऑर्बिट में है, तो डेफिनेटली 6th ऑर्बिटल का शेप बड़ा होगा, 6s का शेप बड़ा है 1s से, तो आपका साइज बढ़ गया, एटम का साइज बढ़ गया, तो इसका साइज सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे बच्चा ये कहता है कि मैडम न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है, यहाँ 2 प्रोटॉन थे, यहाँ 10 प्रोटॉन, यहाँ पे 18 प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है, Ze भी तो बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है, और एट द सेम टाइम नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं, बट किसका इफेक्ट डोमिनेटिंग है, नंबर ऑफ शेल्स का इफेक्ट डोमिनेटिंग है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज हमने देखा क्या कि रेडियस बढ़ती हुई नजर आ रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि शील्डिंग में कौन कौन आएंगे, जैसे 2 8 8 18 18 32, यहां से 8 में 2s2 2p6, यहाँ पे भी 2s2 2p6, यहाँ पे 3d आ गया फोर्थ पीरियड में, यहाँ पे 4d आ गया, यहाँ पे 5d और 4f दोनों आ गए, तो शील्डिंग क्या होती जा रही है, डी और एफ की शील्डिंग बहुत पुअर है। रीजन इज उनकी शेप क्या है, डिफ्यूज है, कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स है, तो इफेक्टिवली वो न्यूक्लियस को ब्लॉक नहीं कर सकते। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो डी और एफ में वो ब्लॉक नहीं कर सकते आउटरमोस्ट शेल को, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। जब कोई ब्लॉक करने के लिए नहीं, तो वो तो न्यूक्लियस तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, पुल बढ़ाएगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। तो नीचे जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एफ इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ रहे हैं पीरियड्स में। क्लियर है? बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ शेल्स का इफेक्ट क्या है, डोमिनेटिंग है देन इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। इज इट क्लियर? तो लिखें डाउन द ग्रुप, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम की हम बात कर रहे हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम की हम बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। क्लियर है? एट द सेम टाइम न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेस, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं भाई, और प्रोटॉन बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 से 8 से बढ़े, यहाँ पे भी 8 से बढ़े, यहाँ पे तो 18 से बढ़े, यहाँ पे 18 से बढ़े, यहाँ पे 32 प्रोटॉन्स बढ़ गए, 32 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए, 32 एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए, तो 32 प्रोटॉन्स भी हुए, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। डी एंड एफ की पुअर शील्डिंग होती है, वो डी और एफ की वजह से ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़े हैं, क्योंकि डी और एफ फिल करने हैं, तो उनका शील्डिंग पुअर है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। टॉप टू बॉटम जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, रिमेंबर इट। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, बट द इफेक्ट ऑफ number of shells but the effect of increase in number of shells is dominating over, but the effect of increase in is dominating over nuclear charge. That is effective nuclear charge. उस न्यूक्लियर चार्ज से क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की तो बात हो रही है एक तरीके से। अगर न्यूक्लियर चार्ज है तो पूरा न्यूक्लियर चार्ज तो लगना नहीं है आउटरमोस्ट शेल में, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी होगा, तो शील्डिंग भी काउंट होगी, शील्डिंग काउंट होगी, तो कितना लगेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही लगेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज बोलो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलो, तो नंबर ऑफ शेल्स डोमिनेटिंग है ओवर न्यूक्लियर चार्ज।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इज इट क्लियर? समझ में आया? इसलिए डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ध्यान देने योग्य बात है। क्लियर है? क्लियर है सभी में एक्सेप्ट एक केस के अलावा। ठीक है, तो यहां तक लिखें। ठीक है, अब बात करते हैं कहां कहां, तो मैडम यहां लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। क्लियर है? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, अभी हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, अभी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को नहीं छूना है, अभी आप नॉर्मल एस और पी ब्लॉक में बात करो। ठीक है, एस और पी ब्लॉक में अक्रॉस द पीरियड भी देखा, ठीक है, और इधर भी देखा। ठीक है, तो अक्रॉस द पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ा तो एटॉमिक रेडियस घटी। क्लियर है? वहां पे लिख भी लेना, अक्रॉस द पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ा, अक्रॉस पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ा, देन एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। इसका मतलब इन दोनों का रिश्ता कैसा होता है? इन दोनों का रिश्ता क्या है? अपोजिट है, एक दूसरे के एंटी है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो पुल बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पे, और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, एक और चीज यहीं पे, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? अब ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा तो एटॉमिक रेडियस कम, तो ये जेड इफेक्टिव और एटॉमिक रेडियस आपस में कैसे रिलेशन है? इनवर्स रिलेशनशिप है। अच्छा, अगर अंदर के इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से शील्ड कर पा रहे हैं, रिपेल कर पा रहे हैं, तो शील्डिंग जितनी ज्यादा मतलब रिपेल कर दिया, इसको दूर फेंक रहे हैं, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को दूर भाग, हम ही इस न्यूक्लियस का पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेंगे, हम ही पूरा अटेंशन लेंगे। इज इट क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक जाएगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगी। तो एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितनी अच्छी शील्डिंग होगी, जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, पार्शियल नहीं, जितना जैसे डी और एफ पार्शियल शील्ड करते हैं एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को, लेकिन जितना अच्छा, आप पढ़ेंगे ना डी एंड एफ ब्लॉक, उसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से दिया हुआ है, अपन भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? आपस में रिपेल कर रहे हैं। रिपेल करने का मतलब क्या हुआ कि इसको बाहर फेंक रहे हैं, तो शील्डिंग अच्छी है। अगर रिपल्शन अच्छा है तो शील्डिंग अच्छी है। रिपल्सिव फोर्सेस आर शील्डिंग इफेक्ट, तो वो रिपल्सिव फोर्सेस अच्छा है, शील्डिंग इफेक्ट अच्छा है, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। तो एटॉमिक रेडियस जेड इफेक्टिव का रिश्ता एंटी है, लेकिन इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये बढ़ा, ये घटा तो ये भी बढ़ा। ठीक है, मैग्नीट्यूड की अगर हमने बात करी ली थी, ठीक है, Fe याद आया? Fe लास्ट क्लास में Fe, Fe2 प्लस, Fe3 प्लस, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है तो 26 प्रोटॉन 26 प्रोटॉन 26 प्रोटॉन, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो कम इलेक्ट्रॉन है तो कम रिपल्शन होगा तो शील्डिंग कम हो गई, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें सबसे ज्यादा, तो साइज क्या हो गई? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो साइज क्या हो गया? एटॉमिक रेडियस बोलो, एटॉमिक साइज बोलो, वो क्या हो गई? डिक्रीज। दोनों में बनती नहीं है, ज्यादा तो पुल ज्यादा तो साइज कम। क्लियर है? तो यहाँ पे साइज इसका ज्यादा होगा। क्लियर है? समझ आया? जेड इफेक्टिव बढ़ा तो क्लियर है? जेड इफेक्टिव बढ़ा, कैसे बढ़ा? जेड इफेक्टिव कैसे बढ़ा? क्योंकि P by E रेशियो, ये भी इंपॉर्टेंट। P तो तीनों में कांस्टेंट, 26 प्रोटॉन 26 प्रोटॉन 26 प्रोटॉन, 26 में से 3 इलेक्ट्रॉन उड़ गए तो 23, तो P by E रेशियो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। P by E रेशियो बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव बढ़ गया, Z इफेक्टिव बढ़ गया तो साइज डिक्रीज हो गई। इज इट क्लियर? समझ में आया यहां तक? ठीक है, तो बेटा मांगे कार, स्कूटर। फिर आते हैं हम बोरॉन फैमिली को छोड़ रहे हैं, उसमें एक एक्सेप्शन है, वो डीप अभी पढ़ाती है उसके जस्ट बाद। फिर कहे शिव जी, सुने पार्वती, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी। ठीक है, फिर ओल्ड स्टाइल से टीपो, पोलोनियम रेडियो एक्टिव इसलिए बात नहीं कर रहे। फिर कल बाहर आई एंटी एस्टेटिन भी रेडियो एक्टिव, हम बात नहीं कर रहे। हीना, नेहा और करीना जीते रहे। इज इट विजिबल लास्ट वाला? Yes, it's visible. ठीक है, तो अब टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। साइज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है।
साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, टॉप टू बॉटम जाने पे। ग्रुप की बात हो रही है, ये ग्रुप की बात हो रही है बेटा। ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होती है, इंक्रीज। ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे, ये सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड है, सिक्स्थ पीरियड है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीजेस, बट नंबर ऑफ शेल्स का इफेक्ट क्या है, डोमिनेटिंग है। तो साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस, विदाउट एनी फ्लॉ साइज इंक्रीजेस। लिखा है क्यों, ताकि आपको ध्यान रहे। फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, 14th ग्रुप, 15, 16, 17, 18, बस एक 13th ग्रुप को नॉर्मल एलिमेंट्स को छोड़ते हैं। क्लियर है? अदरवाइज 1 to 13 to 18, 1 to 14, 15, 16, 17, 18 सब में साइज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। और मैंने सेकेंड और थर्ड पीरियड की बात बताई दी आपको, ठीक है, वो आपको बताई दी। एक वीडियो जरूर लेंगे क्वेश्चंस का, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं उनके। अभी सिर्फ कंसेप्ट समझते हैं इसमें, नहीं तो फिर अपन आउट ऑफ ट्रैक चले जाएंगे और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, अब हम बात करते हैं बैंगन आलू गोभी इन थैली की। ठीक है, वो क्या कहना चाह रहा है, देखो, बैंगन आलू गोभी इन थैली। क्लियर? नीचे जा रहे, साइज बढ़ना चाहिए, बढ़ता ही है, बट यहां पे क्या हो रहा है ना, यहां पे क्या हो रहा है ना, 3D एंटर हो गया। ये था बेरिलियम, लिथियम 3, 4, 5, 5 में 8 ऐड किया 13, 13 में 18 ऐड किया तो कितना आएगा, 31, 31 में 18 ऐड किया कितना आएगा, 49। ठीक है, और ये आ जाएगा 81, 32 ऐड किया। क्लियर है? ठीक है, अब मेरी बात सुनना, यहां पे आता है 3D स्टार्टिंग, पहली बात, पहला तो 3D की है पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग, क्योंकि इनके शेप क्या है, डम्बबेल, इसका तो शेप डम्बबेल है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत डिस्पर्स है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत डिस्पर्स है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर तक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत डिस्पर्स है। इस न्यूक्लियस के पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है इस इलेक्ट्रॉन पे, ये डी में जो है, लेकिन पूरा ये इसको पूरा ही ब्लॉक नहीं कर रहा, इन इलेक्ट्रॉन्स को पूरा ब्लॉक नहीं कर रहा, शील्ड तो कर रहा है, रिपल्शन तो अभी भी होगा। ये डी इलेक्ट्रॉन्स इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल तो करेंगे, लेकिन इफेक्टिवली रिपेल नहीं करेंगे। जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए रिपल्शन का, वो मैग्नीट्यूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो कभी कहां, क्योंकि शेप ही बहुत ज्यादा लार्ज है, पहली बात, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स है, स्प्रेड आउट है स्पेस में। स्प्रेड आउट होने की वजह से ये इसको पूरा, इस न्यूक्लियर चार्ज को ये इलेक्ट्रॉन पूरा ब्लॉक नहीं कर पा रहा, जैसे एस सबशेल करती है, एस ऑर्बिटल करते हैं, जैसे पी ऑर्बिटल करते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं, उनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है। क्लियर है? उनकी पेनिट्रेटिंग पावर वो न्यूक्लियस के पास मिलेंगे, 1s में आप डॉट देखोगे न्यूक्लियस के आसपास ज्यादा मिलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी एस ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के पास ज्यादा है, वहां डी ऑर्बिटल में नहीं है। डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास नहीं रहेगा, तो फिर उसको रिपेल नहीं कर पाएगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कम कर पाएगा, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे पहुंच जाएगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहुंच जाएगा, पुअर शील्डिंग की वजह से डी और एफ की दोनों की पुअर शील्डिंग है, एफ की और पुअर शील्डिंग है, डी और एफ की पुअर शील्डिंग की वजह से, ठीक है, डी और एफ की पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होगा, क्या चमत्कार होगा ये बताओ। डी और एफ की पुअर शील्डिंग की वजह से, मतलब रिपल्शन अच्छा नहीं है, ये इसको अच्छे से रिपेल नहीं कर पा रहे, तो ये न्यूक्लियर चार्ज इसको अपने पास खींच लेगा। जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा, जेड बढ़ रहा है, सिग्मा नहीं बढ़ रहा है, तो ये पूरी वैल्यू बढ़ गई, मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ गया, इसका न्यूक्लियर चार्ज जितना फील करना चाहिए वो बढ़ गया, क्योंकि रिपल्शन कम है, बढ़ गया तो ये अंदर पहुंच गया, तो इसकी साइज कम हो गई, क्योंकि 3D नया नया आया है, डी पहला पहला आया है, अभी तक इसको डी का एक्सपीरियंस नहीं था, ना इसको था ना इसको था, अब तो डी का इसको भी है, इसको भी है, तो इसको भी है 4D, तो इसमें इतना इफेक्ट नहीं आएगा, दोनों में डी की पुअर शील्डिंग है, तो साइज बढ़ेगी, इसमें भी साइज बढ़ेगी, चाहे यहाँ पे 4F आ जाएगा, बहुत कम डिफरेंस होता है, 2 या 3 पिकोमीटर्स का, समझ में आया इन दोनों में। तो 4F का पुअर शील्ड बढ़ने तो बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन 4F की पुअर शील्डिंग की वजह से
बहुत ही कम बढ़ती है, क्योंकि 4f की पोर शील्डिंग है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो साइज कम हो गई। जेड इफेक्टिव साइज कम कर रहा है, नंबर ऑफ शेल साइज बढ़ा रहा है, दोनों में जो जीतेगा वही काम होगा। अधिकतर नंबर ऑफ शेल्स ही जीतते हैं, तो साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ता है, यहां से यहां साइज बढ़ा, यहां से यहां साइज नहीं बढ़ा, क्योंकि यहां से पहले 3D आ गया, और 3D इसको स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, नाम में कुछ नहीं रखा, स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, कुछ के याद लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन याद करना पड़ेगा, वो आ भी सकता है। स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, क्योंकि स्कैंडियम सीरीज है, स्कैंडियम टू जिंक 21 to 30 3D सीरीज, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आए वो इफेक्टिवली रिपेल नहीं कर पाए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, इफेक्टिवली रिपेल नहीं कर पाए, तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, जो ये फील करेगा वो ज्यादा करेगा, तो इसकी साइज बढ़ जाए, इसकी साइज क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और इतनी घट जाएगी कि एल्यूमिनियम से कम हो जाएगी, होना एल्यूमिनियम से कम हो जाएगी, एल्यूमिनियम से कम हो जाएगी। तो बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए थी, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम, ये तो नॉर्मल रूटीन है। यहाँ पे एक झटका लगा, और वैसे भी 13th ग्रुप में सब में आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन, मतलब बकवास ग्रुप है, याद करना पड़ेगा, आता भी यही है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की साइज थी, लेकिन गैलियम की साइज छोटी हो गई और एल्यूमिनियम की साइज बड़ी हो गई। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, समझ में आया? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 3D सबशेल, जो इसके जस्ट पहले आया 31 गैलियम के जस्ट पहले। इज इट क्लियर, समझ में आया? एक और बात, ये आपने देख लिया 13-1-2 ग्रुप और 13-18। एक और चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, सपोज टू बी हम नॉर्मल बात करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन दोनों साइज बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाने पे साइज बढ़ रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा साइज का वो ज्यादा होगा, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा साइज डिफरेंस वो कम होगा, ये लार्ज डिफरेंस होगा, ठीक है, ये स्मॉल डिफरेंस होगा। रीजन इज यहां पे भर गए भाई, ये तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ है ना, तो इसके बाद 4f बढ़ेगा, तो फ्रांशियम ये और कम होगा, यहाँ पे 4f भर गया भाई, क्लियर है? यहाँ पे 3D आ गया, पोटेशियम के बाद ये 3D आ गया, ये 4D आ गया, ये 5D और 4f आ गए, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, डी आने लग गए ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 ऐड हो रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 18 ऐड हो रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ाने में, और शील्डिंग भी बढ़ेगी, डेफिनेटली शील्डिंग भी बढ़ेगी, बट शील्डिंग पुअर है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स किसमें ऐड हो रहे हैं, डी और एफ में। शील्डिंग पुअर है क्योंकि वो किसमें ऐड हो रहे हैं, डी और एफ में, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, चाहे साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ेगी, लेकिन जो डिफरेंस आना चाहिए यहाँ पे, जैसे ये 100 है तो ये 200 जो था, 100 था ये 200, यहाँ 100 के बाद ये 300 है तो ये 320 है, मतलब डिफरेंस ऑफ साइज इज लेस इन हेवियर एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेड इफेक्टिव ज्यादा बढ़ता हुआ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f एंड 5d या d एंड f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, उनकी पुअर शील्डिंग है, इसलिए जेड इफेक्टिव हमें ज्यादा बढ़ता हुआ मिलेगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे साइज डिफरेंस कम है, यहाँ पे साइज डिफरेंस ज्यादा है, साइज डिफरेंस, लार्ज साइज डिफरेंस, ठीक है, स्मॉल साइज डिफरेंस, क्लियर है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, क्योंकि डी और एफ 18 से 32 से बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन्स, और डी और एफ में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इतना इफेक्टिवली रिपेल नहीं कर पा रहे, यहाँ तो 8, यहाँ तो एस और पी में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे थे, वो तो इफेक्टिवली रिपेल करते हैं, लेकिन डी और एफ वाले इलेक्ट्रॉन्स इफेक्टिवली रिपेल नहीं करते, तो यहाँ पे साइज डिफरेंस लेस है। इज इट क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट, इजी है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पढ़ भी रखा होगा इवन आप लोगों ने। नेक्स्ट डी ब्लॉक में ट्रेंड की बात करते हैं, ठीक है, तो ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज इन डी ब्लॉक मेटल्स। डी ब्लॉक मेटल्स, सारे डी ब्लॉक मेटल्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टॉप द वेरी क्रेजी मैन, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D, 4D, 5D, स्टॉप द very crazy men from coming near cute Zinky. Your zoo needs a man to rule rhino, panther and cheetah. To rule rhino, panther and cheetah, है ना? La hafta वरना
ओसामा इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। ठीक है ना, मैं यहीं पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी एक्सप्लेन करूंगी, काफी लंबा चौड़ा चीज है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, ये 3D 4D 5D सीरीज, ठीक है। इसके बाद हम फिल करते हैं, क्योंकि ये 57 होगा, 54 है ना मेरे, 58 56 57, तो 58 सीरियम टू लुटेशियम 71, ये 4F सीरीज है, ठीक है। और ये एक्टिनियम 6D सीरीज, ऐसी रफ्तार से दब सजनी, ठीक है। तो थोरियम 90, ये 89 है, क्योंकि 86 रेडन है, 87 88, थोरियम टू लॉरेंशियम 103 5F सीरीज है। क्लियर, समझ में आ गया? अब क्या हो रहा है, हम यहाँ पे 3D14S2 है, ठीक है, यहाँ पे 3D2 है, यहाँ पे 3D34S2 है, यहाँ पे 3D54S1 है, ठीक है। यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर है, डी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, जो 3D के लिए बोलूंगी वही 4D में एप्लीकेबल है, वही 5D में एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये 21 to 30 25, ये 24 25 अप टू 30, ठीक है। ये 8th ग्रुप। क्लियर, यहां तक समझ में आया? अब लेफ्ट टू राइट जाने पे आप देखो, स्टॉप दी वेरी क्रेजी मैन, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज, कहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है? डी में, डी में ऐड हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, डेफिनेटली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहां ऐड हो रहा है? डी में। क्या डी की शील्डिंग अच्छी है? नहीं। तो 21 to 25 में देखा गया, थ्योरी तो हम डेवलप करते हैं, देखा क्या गया कि इसकी साइज डिक्रीज हो रही है, हम कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडियस देखा गया, इवन क्रोमियम और मैंगनीज की भी सेम आती है, ठीक है। तो देखा क्या गया कि जेड इफेक्टिव और सिग्मा में कौन ज्यादा है? शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। अच्छा, इसको समझने का तरीका क्या है, पहले मैं बता देती हूँ। ऐसा जेड इफेक्टिव शील्डिंग से ज्यादा बताया, तभी तो साइज डिक्रीज हो रही है भाई, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऐड होने का मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को रिपल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को रिपल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन अब रिपल करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे, क्योंकि 4s2 हो जाएगा, एक 4s के इलेक्ट्रॉन पे निकाल रहे होंगे अपन रिपल्शन, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव आउटर मोस्ट शेल पे क्या हो रहा होगा? साइज तो पूरी की देखेंगे, साइज की बात कर रहे हैं, एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं, तो 4s पे देख रहे होंगे शील्डिंग, तो 4s पे शील्डिंग बढ़ रही है क्योंकि D1 के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना स्टार्ट हुए हैं, तो शील्डिंग बढ़ना स्टार्ट हुई है। बट जेड इफेक्टिव तो पूरा 1 प्रोटॉन से बढ़ रहा है हर में, और डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन डी इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिंग है? 21 to 25 में जेड इफेक्टिव डोमिनेटिंग है, तो साइज डिक्रीज देखा गया, इसलिए हम कह रहे हैं कि जेड इफेक्टिव डोमिनेटिंग है। क्लियर है, और उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग है और डी इलेक्ट्रॉन्स अभी कम है, डी इलेक्ट्रॉन्स कम है, D5 तक ही हैं, तो उनमें रिपल्शन क्या होगा? कम होगा। अब जब पेयरिंग भी नहीं है अभी, D5 तक तो Hund's रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, D5 तक तो कैसे होंगे इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4 5, पांचों ऐसे होंगे, तो अभी तो पेयरिंग भी स्टार्ट नहीं हुई, तो पेयरिंग एनर्जी भी नहीं देनी आपको, उनमें भी रिपल्शन होगा। अगर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, समझ में आया? तो वो रिपल्शन भी होगा, तो वो रिपल्शन अब यहां से स्टार्ट होगा 3D6 से, ठीक है। तो वो रिपल्शन होगा, तो वो रिपल्शन जेड इफेक्टिव के बराबर हो जाएगा। जब जेड इफेक्टिव और शील्डिंग, जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है अब आउटर मोस्ट शेल पे? जब हम उसको खींचना चाह रहे हैं, जेड इफेक्टिव का मतलब हम बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचना चाह रहे हैं, शील्डिंग क्या कर रहा है? बाहर की तरफ फेंक रहा है। दोनों प्रोसेस अपोजिट है, एक साइज कम कर रहा है, जेड इफेक्टिव साइज कम कर रहा है, शील्डिंग साइज बढ़ा रहा है। अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब इनकी साइज क्या होगी? सेम, और इनकी सेम भी होती है। मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन चारों की सेम माने आप 1.17 1.17 1.17 पिकोमीटर ऐसे कुछ आती है, ठीक है। अब यहां निकल से अगर हम बात करें तो अब ये D10 कॉन्फ़िगरेशन पहुंच गया, D10 4s1 D10 4s2। D10 कॉन्फ़िगरेशन पहुंचने का मतलब क्या होता है बेटा? रिपल्शन हाईएस्ट, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकल, भाई चाहे हम वीक हैं, रिपल कम करेंगे, लेकिन हम तो करेंगे। तो यहां पे जेड इफेक्टिव से कहीं ज्यादा शील्डिंग बढ़ जाती है, और जब शील्डिंग, क्योंकि जेड इफेक्टिव तो एक एक प्रोटॉन से ही बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, D10 हो गए, तो उनकी शील्डिंग क्या हो गई? बढ़ गई। शील्डिंग बढ़ते ही क्या हो जाएगा?
साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहले स्कैंडियम की ज्यादा है, टाइटेनियम की फिर ज्यादा है, फिर वेनेडियम की ज्यादा है, क्रोमियम मैंगनीज ऑलमोस्ट सेम होती है, क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल ये सब सेम मानते हैं। फिर निकल से ज्यादा कॉपर की होगी क्योंकि ये D10 कॉन्फ़िगरेशन आ गया, D10 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से शील्डिंग क्या होगी, शील्डिंग क्या होगी, बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, तो वो डोमिनेट कर जाएगा जेड इफेक्टिव को और जिंक की भी साइज बढ़ जाएगी। तो लास्ट में साइज बढ़ती हुई मिलेगी, शुरुआत में साइज घटती हुई मिलेगी, शुरुआत में साइज घटती हुई, बीच में साइज कांस्टेंट, बाद में साइज बढ़ती हुई। और सेम फॉलोज फॉर 4D एंड 5D, सेम डिट्टो कॉपी फॉर 4D एंड 5D। इज इट क्लियर? समझ में आया? कोवेलेंट रेडियस का डेटा बहुत सारी बुक्स में दे रखा है, यही मिलेगा। क्लियर है? इसके लिए भी यही मिलेगा, यहाँ पे भी सेम मिलेगी, ऑलमोस्ट सेम, जैसे 1.18, 1.19, 1.20 ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो Z इफेक्टिव इज, ठीक है, इसको मैं आपको यहाँ पे लिख दूं कि व्हेन Z इफेक्टिव इज ग्रेटर देन शील्डिंग, इज इट विजिबल हियर? हाँ, इज इट विजिबल? तो देखो, व्हेन Z इफेक्टिव इज ग्रेटर देन शील्डिंग, तो कहां से कहां तक, स्कैंडियम टू मैंगनीज या क्रोमियम, ऐसे सोच लो। तो ठीक है, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है? फिर हमने क्या कहा, जस्ट अ मिनट प्लीज, फिर हम क्या कहेंगे, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल की अगर हम बात करेंगे तो Z इफेक्टिव क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट। Z इफेक्टिव साइज छोटा करेगा, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या करेगा, साइज बढ़ाएगा। तो इन सबकी साइज क्या मिलेगी, कांस्टेंट। क्लियर है? और फिर निकल से जब हम कॉपर और जिंक जाते हैं तो D10 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से Z इफेक्टिव और शील्डिंग में शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेटिंग है, शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेटिंग है। इज इट क्लियर? शील्डिंग मतलब रिपल्शन ज्यादा है तो साइज क्या हो गई, बढ़ गई, साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस फ्रॉम निकल टू कॉपर टू जिंक। यहाँ पे साइज कांस्टेंट इन चारों का, और मतलब MnFe का साइज बराबर, Fe कोबाल्ट के साइज बराबर, कोबाल्ट निकल का साइज बराबर। इज इट क्लियर? समझ में आया? ये है ट्रेंड ऑफ डी, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज इन डी ब्लॉक मेटल्स। ठीक है, ऑल आर डी ब्लॉक मेटल्स। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा। लैंथेनम के बाद आता है ये 4f, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है 14 14 28 होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये लैंथेनॉइड सीरीज कही जाती है 4f सीरीज, ये एक्टिनॉइड सीरीज कही जाती है। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब इसमें दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन भी आ चुके हैं, बहुत ध्यान से सुनना। 3D से 4D बढ़े, 4D से 5D बढ़े सीरीज में। ठीक है, तो स्कैंडियम के बाद भी 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं और ये एटॉमिक साइज का ऑर्डर है इसमें। ठीक है, और एक्टिनियम, सॉरी नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, स्कैंडियम, यूट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम। ठीक है, नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा, ग्रुप में नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ा, स्कैंडियम से ज्यादा यूट्रियम का होगा, यूट्रियम से ज्यादा लैंथेनम का होगा, लैंथेनम से ज्यादा एक्टिनियम का होगा। क्या ये चीज क्लियर है? क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे भी 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे 32 आ रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट थोड़ा सा बढ़ता हुआ हमें मिलेगा। क्लियर है? समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। अब जब हम टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम पे आते हैं तो इस जगह पे टाइटेनियम टू जिरकोनियम तो बढ़ेगी, टाइटेनियम टू जिरकोनियम तो साइज बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। जिरकोनियम की साइज ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे 4th शेल है, यहाँ पे 5th शेल है, यहाँ पे 6th शेल है, साइज बढ़नी चाहिए जिरकोनियम हाफनियम में। बट इसके लैंथेनम और हाफनियम के बीच में कौन फिल होता है, 4f सीरीज। लैंथेनम और हाफनियम के बीच में कौन फिल होता है, 4f सीरीज। और 4f सीरीज की शील्डिंग क्या होगी, बहुत पुअर। शील्डिंग क्या होगी, बहुत पुअर। वो शील्डिंग पुअर होने की वजह से, वो शील्डिंग पुअर होने की वजह से जिरकोनियम और हाफ, शील्डिंग पुअर हुई मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए, देखो 14 प्रोटॉन्स और 14 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए। लैंथेनम के बाद, सॉरी हाँ 57 और ये 72, 57 के बाद 14 एलिमेंट्स ऐड हो गए। ठीक है, तो साइज
15 एलिमेंट्स ऐड हो गए। 15 तो लैंथेनम की तो साइज हीट्रियम से ज्यादा थी, तो जिरकोनियम की भी साइज हाफनियम से ज्यादा, हाफनियम की साइज जिरकोनियम से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ लैंथेनम की साइज हीट्रियम से ज्यादा है, लैंथेनम की साइज हीट्रियम से ज्यादा है। अरे 1 2 3 4 5 6 पीरियड की साइज 6 पीरियड में, ये 5th पीरियड में, डेफिनेटली डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। तो स्कैंडियम, यूट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जिरकोनियम से हाफनियम जाते हैं तो नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स बढ़ रहे हैं। ये 5th पीरियड है, ये 6th पीरियड है, नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स बढ़ेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया? नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स बढ़ेंगे तो साइज बढ़नी चाहिए। लेकिन इस हाफनियम से पहले कौन फिल हो रहा है? 4f सीरीज। इस हाफनियम और लैंथेनम के बीच में कौन फिल हो रहा है? 4f सीरीज। और 4f सीरीज की शील्डिंग क्या है? बहुत पुअर है। बहुत पुअर होने की वजह से जो शील्डिंग उसे करनी चाहिए थी, जो रिपल्शन उसे देना चाहिए था आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, वो उसने नहीं दिया। एक सेकेंड, n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 to 1, ns2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4f सीरीज का, ठीक है। अब इसमें आप शील्डिंग कर, इसमें आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो n-2 f 1 to 14 में, तो डेफिनेटली ये इसको क्या कर रहा है? पुअर शील्डिंग दे रहा है। पुअर शील्डिंग दे रहा है तो न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लियस इसको क्या करेगा? अच्छे से अप्रोच करेगा, क्योंकि इसकी शील्डिंग, इसका रिपल्शन तो अच्छा है ही नहीं। रिपल्शन अच्छा नहीं है तो साइज घटेगा, क्योंकि 14 प्रोटॉन्स ऐड हो रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बहुत अच्छे से बढ़ेगा और स्टेप बाय स्टेप बढ़ता ही जाएगा। जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव स्टेप बाय स्टेप बढ़ता ही जाएगा, जिसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर? ये दोनों चीजें साथ में समझने की है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और क्यों 4d 5d सीरीज एलिमेंट्स के मेंबर्स की साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। सिर्फ यूट्रियम और लैंथेनम में ही लैंथेनम की साइज ज्यादा है यूट्रियम से, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज करती है, तो लैंथेनम की साइज ज्यादा है यूट्रियम से। लेकिन बाकी सबकी इसीलिए याद कराया था 3 जरूरी हफ्ते, तो जिरकोनियम और हाफनियम की वो वादे निभाने थे। नायोबियम और टेंटलम साइज बढ़ा सॉरी सॉरी तो नायोबियम और टेंटलम की साइज बराबर है। मॉलिब्डेनम, करोड़ मोहब्बत वाले मॉलिब्डेनम और टंगस्टन की साइज बराबर है। मन तक रईस, टेक्नीशियम और रीनियम की साइज बराबर है। फिर रूटी, ओजस्वी, रुथेनियम और ऑस्मियम की साइज बराबर है। कौन रोके पक्के इरादे, रोडियम और इरिडियम की साइज बराबर है। पैलेडियम, प्लैटिनम की साइज बराबर है। एजी, एयू की साइज बराबर है। कैडमियम, मरकरी की साइज बराबर है। हाँ, थर्ड 3D से 4D जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, लेकिन इनकी साइज बराबर है, जिरकोनियम हाफनियम की साइज बराबर है। यूट्रियम और लेंथेनम की साइज बराबर नहीं है, यहाँ लेंथेनम ज्यादा है, क्योंकि यहाँ 4f नहीं है ऐड हुआ है, 4f ऐड हुआ है अब, और जिसकी वजह से Z इफेक्टिव बढ़ गया है। ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f सबशेल, Z इफेक्टिव इंक्रीजेस। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होता है, वो भी पढ़ना है। इस वजह से इसकी आयनिक रेडियाई कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती है, एटॉमिक रेडियाई भी डिक्रीज करती है 2 पीक्स के अलावा। अभी पढ़ेंगे, अभी इतना नहीं, पहले ये डाइजेस्ट करो। टॉप टू बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज होना चाहिए। टाइटेनियम से ज्यादा साइज जिरकोनियम की है, जिरकोनियम की साइज टाइटेनियम से ज्यादा है, लेकिन जिरकोनियम हाफनियम में हाफनियम की साइज ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हाफनियम से पहले 4f सीरीज आ गई। 4f सीरीज की शील्डिंग क्या है? बहुत पुअर, जिसकी वजह से न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल पे बहुत अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज हो जाती है, और वो इतनी हो जाती है कि जिरकोनियम और हाफनियम के, इवन इन सब के लिए जिरकोनियम और हाफनियम का चार्ज टू रेडियस रेशियो सेम है। क्या सेम है? चार्ज टू रेडियस रेशियो सेम है। चार्ज टू रेडियस रेशियो सेम है। ये केमिकली इनसेपरेबल है, केमिकल प्रॉपर्टीज इस तरीके से इनकी हैं कि ये इनसेपरेबल है। इवन नेचर में भी एक साथ पाए जाते हैं, इन्हें सेपरेट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि साइज ऑलमोस्ट सेम है, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, क्योंकि इनका चार्ज टू रेडियस रेशियो सेम है। क्लियर है? तो नेचर में इन्हें साथ में मिलते हैं टाइटोनियम, जिरकोनियम, और इन्हें सेपरेट करना डिफिकल्ट है। इज इट क्लियर? क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज इस तरीके से एक ही है, क्योंकि इनके साइज ही सेम है, चार्ज टू रेडियस रेशियो ही सेम है। क्लियर है? समझ आया? तो जिरकोनियम हाफनियम की साइज बराबर, क्योंकि इनसे पहले 72 to
80 से पहले 72 टू 80 से पहले आपने 4f भर दिया लेंथनम के बाद, उसकी 4f की शील्डिंग क्या है, बहुत पुअर, जिसकी वजह से प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन उतना नहीं है, इलेक्ट्रॉन का, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो उसने उस जो इफेक्ट था नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने का, उसे क्या कर दिया, काउंटर बैलेंस कर दिया, तो जेड इफेक्टिव क्या हो गया, ऑलमोस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स, जो इफेक्ट दोनों का होगा, जेड इफेक्टिव का जो इफेक्ट होगा उसे पास में लाने का और नंबर ऑफ शेल्स का जो बढ़ाने का इफेक्ट होगा वो बराबर हो गया, तो इन दोनों की साइज बराबर, इन सब की साइज बराबर। लेकिन हाँ, कोई बोले, इधर देखो ना भाई, मैंगनीज से ज्यादा साइज टेक्नीशियम का है और रीनियम का साइज इक्वल है टेक्नीशियम और रीनियम का, क्लियर। कॉपर से ज्यादा साइज एजी का है और एजी और एयू का साइज सिमिलर है, कॉपर से ज्यादा साइज एजी का है और एजी और एयू का साइज क्या है, सिमिलर है। जिंक से ज्यादा साइज कैडमियम का है और कैडमियम और मर्करी का साइज सिमिलर है, क्लियर है, ये चीज क्लियर है। तो सिमिलरिटी इन दी 4d 5d सीरीज एलिमेंट्स, सिमिलरिटी इन साइजेस ऑफ 4d एंड 5d elements because of lengthenoid contraction, it is a result of lengthenoid contraction। ये साइज सेम होना किसका रिजल्ट है, lengthenoid contraction का। lengthenoid सीरीज क्या होती है मैडम, ये होती है lengthenoid सीरीज। क्या कॉन्ट्रैक्शन है, lengthenoid contraction और actinoid contraction। देखिए lengthenoid contraction, lengthenoid contraction lengthenoid contraction में आप देखेंगे that electrons are added in the 4f subshell, that is n-2f subshell, that gives poor shielding, that's why Z effective increases, ठीक है, Z effective increases, and from cerium to lutetium, size, atomic size and atomic radii generally, मैं इसके आगे जनरली लिख रही हूँ, है ना, अभी दो पीक मिलेगी, एंड आयनिक रेडिया तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती है, आयनिक रेडिया कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती जाएगी क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पुअर शील्डिंग है। तो सीरियम टू लुटेशियम 71, तो सीरियम, जैसे मैं क्या कहना चाह रही हूँ वो देखिए, मतलब अगर मैं इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन, लेंथेनॉइड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ध्यान रखना, डीएनडब्ल्यू ब्लॉक में सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये साइज डिक्रीज होते हैं, सीने पर नदियां, प्रोमीथियम समाई, समैरियम, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद, तब दिल डायस्प्रोसियम, तब दिल हुआ वॉल्मियम, और तुम लाजवाब लगते हो, ठीक है। तो आयनिक रेडियस डिक्रीज हो रही है, आप देखो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जाएगी क्योंकि 4f की पोर शील्डिंग, सीधे पर नदियां प्रेम की समाई हुई, गदगद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ हो गया ना, तब दिल हुआ और तुम लाजवाब, ठीक है। इज इट क्लियर, समझ में आया, क्लियर है, ये चीज पूरी अच्छे से क्लियर है, ठीक है। ये आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज करती है, लेकिन 2 पीक मिलेगी आपको, कहां पे, देखो सीने 58, यहां से यूरोपियम तक जाओ, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही, ठीक है, 58 59 60 63, ठीक है। ये होता है 4f1 5d1, मैं आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख रही हूँ बेटा, है ना। 63 तो 59 में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रही हूँ, हाँ डायरेक्ट, अभी 59 3 54 4 59 3 60 4 5 6 7, तो ये हो गया 4f7 5d0 6s2, am I correct? 57 is 5d1 58 59 60 6, बिल्कुल सही, ठीक है। 4f7 5d1 मतलब हाफ फिल्ड, मुझे ये बताना है हाफ फिल्ड। ये सब सीरियम, सीने पर नदियां, प्रोमीथियम, सीने पर नदियां, वो जो सारे थे इस यूरोपियम के अलावा, और इस यूरोपियम के बाद आपका आएगा यूट्रिबियम, यहाँ पे
गदगद प्रेम की समाई गदगद तब्दील हुआ और तुम लाजवाब लगते हो, ये आएगा 70। क्लियर है? ये आएगा 4F14 5D0 6S2। ठीक है, ये ट्रिबियम, ये यूरोपियम। ठीक है, बीच में जो सारे आए और लास्ट में लुटेशियम। ठीक है, ये जो दो आए यूट्रिबियम और यूरोपियम, ध्यान से सुनना, ये सिर्फ दो, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है और ये फुल फिल्ड है। समझ में आ रहा है तुम्हारे? ये हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड है, तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन देंगे। मेटल्स है ना, मेटेलिक बॉन्डिंग में जाएंगे, है ना। मेटेलिक बॉन्डिंग में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देगा कोई जो लूजली बाउंडेड, मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। सब तीन तीन देंगे। सीने पर से सीरियम टू लुटेशियम तक में 14 एलिमेंट्स हैं, 14 में से 12 सब तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स देंगे मेटेलिक बॉन्डिंग को। ठीक है, लेकिन सिर्फ यूरोपियम और यूट्रिबियम कितने देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे मेटेलिक बॉन्डिंग को। कितने देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे मेटेलिक बॉन्डिंग को। इज इट क्लियर? तो सारे कितने देंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स देंगे मेटेलिक बॉन्डिंग को, बट यूरोपियम और यूट्रिबियम कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन देंगे मेटेलिक बॉन्डिंग को। तो इनमें मेटेलिक बॉन्डिंग वीक है। पहले तो लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन लिख लिया। इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द 4f सबशेल दैट गिव्स पोअर शील्डिंग, Z इफेक्टिव इंक्रीजेस एंड एटॉमिक रेडियस जनरली एंड आयनिक रेडियस डिक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस मतलब इतना सा डेविएशन हो सकता है, 182 से 183 कोई पहुंच गया, बट डिक्रीज ही होती है सीरियम से लेकर लुटेशियम। सिर्फ यहाँ पे 100 जैसे सपोज टू बी 100 110 100 हुई, डिक्रीज हो रही ना, तो 100 99 98 97 98 एकदम से 120 130 पहुंच गई, फिर वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट हुई, फिर एकदम से शूट कर गई। तो 2 पीक मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है? all elements from cerium to lutetium provide 3 electrons for metallic bonding, but europium, that is 63, and ytterbium 70 provide 2 electrons for metallic bonding. क्यों? 2 ही क्यों करते हैं? Because of half filled and full filled configuration. Because of half filled and full filled configuration. Half filled and कहाँ लिखूं भाई? Half filled यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है बेटा? And full filled configuration. तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इनमें मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होगी। वीक मेटेलिक बॉन्डिंग में लिख देती हूँ, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होगी इन दोनों में, तो क्या हो जाएगी? साइज बढ़ जाएगी, दूर दूर चले गए। अरे भाई ये पास क्लोजली पैक्ड, मेटेलिक बॉन्डिंग मतलब क्लोजली पैक्ड मेटेलिक क्रिस्टल। अब ये दूर चले गए क्योंकि इनकी जो थिन फिल्म से ये अटैच्ड थे, कल मेटेलिक रेडियस पढ़ा था ना, थिन फिल्म ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो ये अटैच्ड थे दोनों न्यूक्लियस, वो कम है इनके केस में, 2 ही हैं, तो थोड़े दूर चले जाएंगे। वीक मेटेलिक बॉन्डिंग तो साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यूरोपियम और यूट्रिबियम पे पीक आती है। 2 peaks observed at, write down 2 peaks observed at यूरोपियम एंड यूट्रिबियम इन, अरे क्यों पढ़ा रही हूँ? क्वेश्चन आया इसलिए पढ़ा रही हूँ। EU के ऊपर एटॉमिक रेडियस बताती हूँ। 2 peaks appear at EU, यूरोपियम एंड यूट्रिबियम 63 and 70 in 4f series because they provide only 2 electrons for metallic bonding. Rest of the 4f elements provide 3 electrons for metallic bonding. Is it clear? समझ में आया यहाँ तक? क्वेश्चन क्या पूछा था वो भी बताती हूँ। उससे पहले चलो पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं, करेक्ट नहीं कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। क्वेश्चन था the correct order of atomic radii is EU, सीरियम, हॉल्मियम और नाइट्रोजन, ये थे भाई। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये नाइट्रोजन तो सेकंड पीरियड का है, ये तो 6th पीरियड के मेंबर्स हैं। ठीक है, हॉल्मियम इसी में आता है, याद नाम भी याद करने हैं। हॉल्मियम है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई हुई गदगद तब्दील हुआ इज हॉल्मियम, यूं ही यूरोपियम। क्लियर है? अब बताया कि इस पे पीक आती है, तो पीक आती है तो इसकी साइज सबसे ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है? फिर सीने पर से लुटेशियम तक साइज डिक्रीज हो रहा है भाई, मुझे तो ये पता है। सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं ही गदगद
तब दिल हुआ और तुम टर्बियम, तुम लाजवाब लगते हो। क्लियर है? तो साइज डिक्रीज करेगी, साइज डिक्रीज करेगी तो ईयू की सबसे ज्यादा। क्लियर? ईयू की सबसे ज्यादा क्योंकि इस पे पीक था। अच्छा, ये पीक सबसे बड़ी है, ये पीक उससे छोटी है, ये ट्रिबियम की पीक, क्योंकि यहां तक जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये पीक सबसे ज्यादा, मतलब इसकी एटॉमिक रेडियस हाईएस्ट है, इसकी ईयू की एटॉमिक रेडियस हाईएस्ट है, ये ट्रिबियम की सेकंड हाईएस्ट है। 4f सीरीज में सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसकी है? यूरोपियम की है, सेकंड हाईएस्ट यूट्रिबियम की है। अब ये जेईई मेंस में 2019 में पूछा गया है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज कर रही है तो सीरियम और होल्मियम में किसकी ज्यादा? यूरोपियम की तो सबसे ज्यादा है पूरे 4f सीरीज में, और सीरियम और होल्मियम की किसकी ज्यादा है भाई? ऑफ कोर्स सीरियम की साइज ज्यादा है होल्मियम से। और ये तो 6 पीरियड एलिमेंट है क्योंकि 6 पीरियड में 4f आता है, नाइट्रोजन तो बेचारा, तो यही करेक्ट ऑर्डर है। ऐसे इसके 4 ऑप्शंस दिए रखे थे और आपको करेक्ट ऑर्डर बताना था, यूरोपियम, सीरियम, होल्मियम और नाइट्रोजन में। तो इस वजह से पढ़ा है कि यूरोपियम पे पीक आती है इसलिए, और यूरोपियम की पीक इतनी बड़ी है कि वो पूरे 4f सीरीज में सबसे ज्यादा, क्लियर है, सबसे ज्यादा उसकी क्या है? रेडियस है। सेकंड हाईएस्ट रेडियस किसकी होगी? यूट्रिबियम की 70। इज इट क्लियर? समझ में आता है यहाँ पे? तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे बेटा अपन, 4f सीरीज की पुअर शील्डिंग पढ़ रहे थे अपन, ठीक है, 4f सीरीज की पुअर शील्डिंग पढ़ रहे थे अपन। पुअर शील्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ गया, इसलिए एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस इन 4f सीरीज, है ना, वो 2 पीक्स ध्यान रखना, यूरोपियम और यूट्रिबियम, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एंड रिजल्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? रिजल्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? इज द सिमिलरिटी इन द साइजेस ऑफ, समझा पहले दिया ही सही बेटा मैंने, सिमिलरिटी इन द साइजेस ऑफ 4d एंड 5d सीरीज एलिमेंट्स, ठीक है, नेचर में एक साथ पाए जाते हैं, केमिकली इनसेपरेबल होते हैं, जैसे जिरकोनियम की साइज हाफ नियम के बराबर, है ना, वादे निभाने थे, नायोबियम टेंटेलम के बराबर, ठीक है, करोड़ मोहब्बत वाले मोलिब्डेनम टंगस्टन के बराबर। तो सिमिलरिटी इन द साइजेस ऑफ 4d एंड 5d, रिजल्ट की उसने इतना साइज को कम कर दिया, जब लुटेशियम तक पहुंचे 71 तक, तो इतना साइज को कम कर दिया कि ये भले से 5th पीरियड हो और ये भले से 6th पीरियड हो, मतलब नीचे जाने पे साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन जेड इफेक्टिव इसके और इसके बीच में एक 4f के पूरे 14 एलिमेंट आ गए, ठीक है। बाकी तो सब नॉर्मल है, बाकी तो डी आया, वो तो पहले भी चल रहा था, वो तो टाइटेनियम से जिरकोनियम में भी चल रहा था कि 18 एलिमेंट ऐड हो रहे थे, एस भी आ रहा था, पी भी आ रहा था, डी भी आ रहा था, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या हुआ? यहाँ पे एक्स्ट्रा 4f ऐड हो गया, ठीक है। तो ये रिजल्ट है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का, इट इज द सिमिलरिटी इन साइजेस ऑन 4d एंड 5d सीरीज। ऐसे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, ठीक है। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? एक्चुअली क्यों नहीं एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्यों? क्योंकि है ना इसमें एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने उनसे, यूरेनियम के बाद सारे ट्रांस यूरेनियम, ठीक है, वो सिंथेटिक होते हैं, और सारे एक्टिनियम रेडियो एक्टिव हैं, तो उनकी रेडियस प्रैक्टिकली, बहुत सारों की तो रेडियस प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है मेजर करना ही, ठीक है, डी के होता रहे। तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी ऐसा ही है कि 5f सबशेल की भी क्या है? पुअर शील्डिंग है, पुअर शील्डिंग है, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, और थोरियम से लेकर थोरियम टू लोरेंशियम तक लेकर साइज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। थोरियम से लोरेंशियम जब हम जाएंगे, थोरियम टू लोरेंशियम जब हम जाएंगे 9, तो साइज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, साइज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इज इट क्लियर? साइज, एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इज इट क्लियर? समझ में आया? साइज डिक्रीज हो रही है, सेम एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बट 5f सबशेल, यहां पे जितनी साइज डिक्रीज होगी वो ये कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब साइज डिफरेंस, थोड़े पहलवान उनसे
से नेप्टूनियम, ये जो डिफरेंस आएगा वहां पे जो सीने पर में जो डिफरेंस आता, साइज डिफरेंस, ये साइज डिफरेंस ज्यादा होगा। क्लियर है? कहने का मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, साइज डिफरेंस मोर, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि 5F सबशेल की शील्डिंग और पुअर है, मोर पुअर देन 4F, क्योंकि 4F तो न्यूक्लियस के पास पहुंच गया अब, ठीक है, तो वो तो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, और जो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है इसका मतलब उसकी पेनिट्रेशन पावर अच्छी है, पेनिट्रेशन पावर अच्छी है तो वो तो रिपेल अच्छे से करेगा, लेकिन मतलब रिपेल उतना अच्छा तो नहीं करेगा जितना एस ऑर्बिटल करेगा, बट 5F के कंपैरिजन में अच्छा रिपेल करेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। इज इट क्लियर? लेकिन ये अगर 7s की बात करें तो 7s यहाँ पे आउटर मोस्ट, लेकिन 5F इफेक्टिवली रिपेल नहीं करेगा, 5F इफेक्टिवली रिपेल नहीं करेगा, पुअर शील्डिंग ज्यादा प्रोवाइड करेगा 5F 4F के बनिस्बत, क्योंकि 4F न्यूक्लियस के पास पहुंच गया तो उसकी शील्डिंग कंपैरेटिवली बेटर होगी 5F से, अगर हम 4F और 5F को कंपेयर करें तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है, साइज घट रही है, आयनिक रेडियस भी घट रही है और एटॉमिक रेडियस भी घट रही है। इज इट क्लियर? आयनिक एंड एटॉमिक रेडियस, कंट्रैक्शन का मतलब क्या है कि आयनिक रेडियस, ठीक है, ये चीज समझ में आई पहली बात तो आयनिक, तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, पहली बात, कॉन्ट्रैक्शन मतलब साइज गिरती जा रही है, साइज कम होती जा रही है, तो किसमें कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है? एक्टिनॉइड में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है, एक्टिनियम सीरीज में, तो आप ये लिख सकते हैं दैट इज आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियाई एंड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम थोरियम टू lawrencium, from thorium to lawrencium, ionic radii and atomic radii decreases. Is it clear? समझ में? और ये डिक्रीमेंट ज्यादा होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा देन लेंथेनॉइड, ठीक है। थैंक यू सो मच। क्लियर है? ये आपका एटॉमिक रेडियस कंप्लीट होता है, 2 पीक्स ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट बताए हैं, नेक्स्ट क्लास में बेटा अपन स्टार्ट करेंगे रिलेटेड टू कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।